देखो ये ग्रुप की प्रॉपर्टी में एक ये आता है कि समीकरण ax इज इक्वल टू बी और बाई इज इक्वल टू बी का जी में हल विद्यमान है और अद्वितीय है। तो लिखो क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि समीकरण ax बराबर b और बाई a बराबर b का हल जी में उपस्थित है तथा यह अद्वितीय है। ठीक है, जैसे कहीं भी आपको मिल जाए ax बराबर नहीं ab बराबर मिल गया ac, ठीक है, तो बाईं ओर से a को हटा देंगे तो b बराबर c आएगा। तो बाईं ओर से हटाना क्या कहलाता है? बाम निरसन नियम, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। यदि मान लो ba इज इक्वल टू ca है तो दाएं साइड से a को हटा दिए। देखो यहाँ दोनों साइड में a है तो दाएं साइड से a को हटा दिए, तो हटाने से b बराबर जब c आ जाए तो इसका रीजन लिखेंगे राइट कैंसिलेशन लॉ, दक्षिण निरसन नियम और बाम निरसन नियम और दक्षिण निरसन नियम ये है। तो यहाँ पे देखो तो दिया क्या है, एक समीकरण, दो समीकरण दिए गए हैं तो दोनों का हल जी में उपस्थित है ये दिखाना है। ठीक है, और साथ ही दिखाना है कि इन दोनों समीकरण का जो हल होगा वे अद्वितीय हल है, केवल एक ही हल है, एक से अधिक हल नहीं है, ये दिखाना है। तो पहले तो हम ये दिखाएंगे कि इसका हल जी में उपस्थित है, तो फिर क्या दिखाएंगे कि अद्वितीय हल है, एक ही हल है इस समीकरण का ग्रुप में। ठीक है, तो देखो दिया है दो समीकरण ax इज इक्वल टू बी एवं बाई ए इज इक्वल टू बी, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। तो हमें सिद्ध करना है कि समीकरण 1 और 2 का हल जी में विद्यमान है। समीकरण 1 व 2 का हल जी में क्या है? विद्यमान है नहीं उपस्थित है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 का हल जी में विद्यमान है। दिया है दो समीकरण as बराबर b और बाई a बराबर b। तब हमें सिद्ध करना है, कि समीकरण 1 व 2 का हल जी में विद्यमान है तथा यह हल अद्वितीय है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले समीकरण को लेकर चलते हैं। तो चूंकि ax इज इक्वल टू बी, तो जब ax इज इक्वल टू बी दिया है तो देखो यहाँ पे एक तरीका क्या होता था, पहले आप जब पढ़ते थे 3s बराबर 15 है तो s बराबर 15/3, 3 पचे 15, 3 को उधर तो बटे में हो जाता था। यहाँ हमको a को हटाना है ना, तो ये बटे में नहीं ले जाएंगे, a को हटाने के लिए a इनवर्स का गुणा कर देंगे, तो a इनवर्स a मिलके e हो जाएगा। i का गुणा s के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तत्समक अवयव है। जी सर। ठीक है, तो a को हटाने के लिए a इनवर्स को, यदि b होता तो b को हटाना होता b इनवर्स का गुणा, c होता तो c इनवर्स का गुणा, तो a इनवर्स का गुणा बाएं साइड में करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों पक्षों में किसका गुणा कर दें? a इनवर्स का। तो a इनवर्स ax इज इक्वल टू a इनवर्स b, दोनों साइड में a इनवर्स का गुणा किए। फिर इसमें साहचर्य नियम लगा दो। साहचर्य नियम का मतलब
ये दोनों कोष्टक में है तो इन दोनों को कोष्टक में कर दो। तो कौन सा नियम लग जाएगा? साहचर्य नियम। तो ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यहाँ क्या लिख दोगे? बाई एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम से, साहचर्य नियम से, ठीक है। ए इनवर्स ए मिलकर क्या हो गया? ई एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो यहाँ ए इनवर्स ए में क्या? प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से ए और एस का गुणा करोगे तो एस आएगा, तो क्या आएगा? ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। अतः समीकरण 1 का हल, अब ए इनवर्स बी तो जानते न हो कि यदि ए और बी जी के एलिमेंट हैं तो ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा, और जब ए इनवर्स जी का एलिमेंट होगा, बी भी जी का एलिमेंट होगा, तो ए इनवर्स बी का गुणनफल भी जी का एलिमेंट होगा संबरक नियम से। इस प्रकार जो हल आया है वे ए इनवर्स बी भी जी के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे लिखाओगे क्या? जब ए बिलोंग इन जी और बी बिलोंग इन जी, तो ए इनवर्स बिलोंग इन जी और बी बिलोंग इन जी, तो ए इनवर्स इंटू बी बिलोंग इन जी। जी में संबरक नियम, जी में संबरक नियम से, संबरक नियम से। तो जो एस का मान आया है वो जी में उपस्थित है कि नहीं है? देखो ना, यदि ए जी का एलिमेंट है, बी जी का एलिमेंट है, तो ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा, क्योंकि जी में हर एक एलिमेंट के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। तो ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट है, बी भी जी का एलिमेंट है, तो दोनों का गुणनफल भी जी का एलिमेंट होगा। किससे? संबरक नियम से। इसका मतलब एस का जो मान आया है वे जी में उपस्थित है कि नहीं? इस प्रकार समीकरण 1 का हल, ये बिलोंग इन यहाँ लिख सकते हैं जी। इस प्रकार समीकरण ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी का हल जी में विद्यमान है, विद्यमान है। इस प्रकार समीकरण ए एक्स इज इक्वल टू बी का हल जी में विद्यमान है, जी में विद्यमान है। ठीक है ना। अब हम दिखाएंगे कि ए एक्स इज इक्वल टू बी का जी में अद्वितीय हल है, ए एक्स इज इक्वल टू बी का जी में अद्वितीय हल है। तो लिखो, अब हम दिखाएंगे, हम दिखाएंगे इस समीकरण ए एक्स इज इक्वल टू बी का हल जी में अद्वितीय है, अद्वितीय है। अब हम दिखाएंगे समीकरण ए एस इज इक्वल टू बी का हल जी में अद्वितीय है। ठीक है। तो अद्वितीय हल दिखाने के लिए दिखाना पड़ेगा कि मान लेते हैं समीकरण ए एस इज इक्वल टू बी के दो हल हैं, x1 और s2। यदि s1 बराबर s2 कर दें तो इसका मतलब जो हल s1 है वही s2 है, दोनों समान माने जाएंगे। ठीक है। तो दो हल मानकर चलें या दोनों को समान दिखा दें तो दोनों क्या माने जाएंगे? अद्वितीय हल है, केवल एक ही हल है। जो s1 है वही s2 है, जो s2 है वही s1 है। ठीक है। तो क्या मानकर चलेंगे? दो हल मानकर चलेंगे तो दोनों को एक बराबर सिद्ध कर देंगे, इसका मतलब उसका हल अद्वितीय है। ठीक है। इसके लिए माना, लिखो, इसके लिए माना समीकरण ए एक्स इज इक्वल टू बी के जी में दो हल हैं, दो हल x1 व x2 हैं। इसके लिए माना समीकरण ए एस इज इक्वल टू बी के जी में दो हल x1 व x2 हैं। तब x1 व x2 समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा, समीकरण 1 को संतुष्ट
करेगा। तो संतुष्ट करेगा तो क्या लिखेंगे, ax1 बराबर b, ये समीकरण नंबर हो गया 2, और ax2 बराबर b, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 और 3 का राइट हैंड साइड समान है कि नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी समान होगा। तो 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या होगा, ax1 बराबर ax2, ax1 बराबर ax2, ठीक है। अब बाईं ओर दोनों में क्या है, a हटा देने क्या कहेंगे, बाईं ओर से हटा रहे हैं तो बाम निरसन नियम, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x1 बराबर s2, यहाँ लिख देंगे बाम निरसन नियम से, या ऐसे भी लिख सकते हैं बाई लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, बाई लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। दो हल माने थे लेकिन दोनों हल सेम है, जो S1 है वही S2 है, जो S2 है वही S1 है। इसका मतलब समीकरण 1 का जी में अद्वितीय हल है। अतः प्रमाणित हुआ कि समीकरण 1 का जी में अद्वितीय हल है। अतः प्रमाणित हुआ कि समीकरण 1 का जी में अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। अतः प्रमाणित हुआ कि समीकरण 1 का जी में अद्वितीय हल है, ठीक है। अब समीकरण 2 को लेकर चलेंगे। पुनः दिया है बाई ए इज इक्वल टू बी। अब हमको क्या करना है, देखो इसे ए को हटाना चाहते हैं तो ये हटेगा कब, जब राइट साइड में इनवर्स का गुणा कर दें। तो इधर भी राइट हैंड साइड में इनवर्स का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। पक्षांतरण यहाँ नहीं करती, इसको ए को हटाना रहता है। तो यहाँ ई आ जाएगा तो ये अपने यहाँ फट जाएगा, ई आएगा तभी जब ए के साथ ए इनवर्स हो, तो ए इनवर्स मिलके ई हो जाएगा। आई तत्समक अवयव है, तो तत्समक अवयव को किसी भी अवयव में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बाई ए इनवर्स का गुणा कर दिया दोनों साइड में, बी ए इनवर्स। अब इसको साहचर्य नियम लगा दोगे तो ये दोनों कोष्टक में है, तो इन दोनों को कोष्टक में कर दोगे तो क्या आ जाएगा, बाई ए इनवर्स, अब बी इंटू ए इनवर्स। कौन सा नियम लगाओगे, साहचर्य नियम से, साहचर्य नियम से। और ए और इनवर्स मिलके क्या होगा, ई, ए इनवर्स मिलके ई, तो बी ए इनवर्स। यहाँ रीजन क्या दोगे, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से। तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा, बी ए इनवर्स, बी ए इनवर्स तत्समक अवयव की परिभाषा से। ई का गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तत्समक अवयव की परिभाषा से, तत्समक अवयव की परिभाषा से, ठीक है। अब ए और बी यदि जी के एलिमेंट हैं तो बी और ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा। लिख ले यहाँ तक, ऊपर के 2 लाइन मिटाएं पूरा। चलो, तो जब B बिलोंग इन G और A बिलोंग इन G, तो इम्प्लाइज B बिलोंग इन G तो A इनवर्स बिलोंग इन G, ठीक है। G में G4 प्रॉपर्टी से,
G4 गुणधर्म से। G4 का मतलब प्रतिलोम अवयव के अस्तित्व से, है ना। यदि कोई अवयव G में उपस्थित है तो उसका इनवर्स भी G में उपस्थित होता है, क्योंकि G क्या है, ग्रुप है। ठीक है, अब क्या लिखोगे इसको, B बिलोंग इन J, A इनवर्स बिलोंग इन, तो दोनों का गुणनफल भी बिलोंग इन G। G में संबरक नियम से, G में संबरक G में G4 गुणधर्म से, G4 गुणधर्म से। G4 का मतलब समझते हो ना, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। G4 प्रतिलोम, G3 तत्समक, G2 सहचर, G1 संबरक। तो B इंटू ए इनवर्स, अब G का एलिमेंट हो गया ना, आंसर यही ना आया था B इनवर्स, यही साबित करना था कि G में उपस्थित है, तो B ए इनवर्स G में उपस्थित है। इस प्रकार ये समीकरण, इसका नाम 2 रख लो, ये समीकरण 2 है क्या, ये समीकरण A रख लेते हैं इसका। इस प्रकार समीकरण A का हल G में उपस्थित है। इस प्रकार समीकरण A का, इस प्रकार समीकरण A का हल G में उपस्थित है, G में उपस्थित है। इस प्रकार समीकरण A का हल G में उपस्थित है। ठीक है, अब हम दिखाएंगे, अब हम दिखाएंगे कि समीकरण A का, समीकरण A का G में अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है समीकरण। अब हम दिखाएंगे कि समीकरण A का G में अद्वितीय हल है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 हल मानकर चलेंगे और दोनों हल को क्या दिखा देंगे, इक्वल। इक्वल दिखा देंगे तो इसका मतलब अद्वितीय हल है। ठीक है, तो माना समीकरण A का, माना समीकरण A का G में 2 हल, y1 व y2 हैं, y1 व y2 हैं। माना समीकरण A का G में 2 हल y1 व y2 हैं। ठीक है, तब ये दोनों हल समीकरण B को संतुष्ट कर, क्या लिखेंगे, तब ये दोनों हल समीकरण A को संतुष्ट करेंगे। तब ये दोनों हल, तब ये दोनों हल समीकरण A को, समीकरण A को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करेंगे। जैसे मान लो दिखाते हैं, आप संतुष्ट करने का मतलब क्या है, जैसे 3s बराबर आपके पास क्या है, 15, तो s बराबर क्या होगा, 15/3, तो 3 पचे 15, तो s बराबर 5। तो ये पता चल गया कि 3s बराबर 15 इस समीकरण का हल है, s बराबर 5 इस समीकरण का हल है। तो जब s बराबर 5 इस समीकरण का हल है तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब ये हुआ कि s के स्थान पे 5 रख देने से दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा, तो 15 बराबर 15 तो रहा। ठीक है, तो हम ये कह दिए कि ये s बराबर 5 जब हल है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हम क्या माने हैं कि समीकरण एक हल y1 भी है तो y1 भी संतुष्ट करेगा, और y2 है तो y2 भी संतुष्ट करेगा। तो तब ये दोनों समीकरण A को संतुष्ट करेंगे, अर्थात क्या लिखोगे, y1 A बराबर B और y2 A बराबर B। और ये समीकरण C हो गया, ये समीकरण D हो गया। अब देखो दोनों का राइट हैंड साइड समान है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, समान। तो समीकरण C व D से, समीकरण C व D से, C व D से क्या मिलेगा, y1A इज इक्वल टू y2A। जब दोनों का राइट हैंड साइड समान तो लेफ्ट हैंड साइड भी समान। अब कौन सा नियम लग जाएगा यहाँ, राइट कैंसलेशन लॉ, दक्षिण निरसन नियम। दोनों साइड, राइट साइड से ये हटाएंगे ना, तो दक्षिण निरसन नियम। तो क्या होगा, y1 इज इक्वल टू y2, यहाँ लिख दोगे दक्षिण निरसन
नियम से, क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी, राइट बाई राइट कैंसलेशन, कैंसलेशन लॉ, बाई राइट कैंसलेशन लॉ। तो जो हम दो हल माने थे दोनों समान हो गए, जो y1 है वही y2 है, जो y2 है वही y1 है। ठीक है, इस प्रकार प्रमाणित हुआ, इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि समीकरण y इज इक्वल टू बी का हल जी में विद्यमान है तथा यह अद्वितीय हल है, तथा इसका अद्वितीय हल है, तथा इसका अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, तथा इसका क्या है, अद्वितीय हल है। सिद्ध कीजिए किसी ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। लिखो, सिद्ध कीजिए किसी ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। सिद्ध कीजिए किसी समूह में, किसी समूह या ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। ठीक है, तो माना G डॉट एक गुणात्मक समूह है, गुणात्मक समूह, गुणात्मक समूह इसे कहते हैं जिसकी संक्रिया गुणन है। योगात्मक समूह है जिसकी गुणन संक्रिया धन है। तो माना G डॉट एक गुणात्मक समूह है, तब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि G में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। एक ही होता है, एक से अधिक नहीं होती, अद्वितीय होता है। ठीक है, तो मान लें कि इसके दो तत्समक अवयव हैं, तो दोनों को बराबर सिद्ध कर दें। ठीक है, तो माना G में दो तत्समक अवयव E1 व E2 हैं, E1 व E2 हैं। तो जब केस फर्स्ट लिखो, केस फर्स्ट, जब E1 तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है, तो क्या होगा, E1 और E2 का गुणनफल क्या होगा, E2 होगा। क्यों, E2 E1, जब E1 तत्समक अवयव है तो E1 की वजह से E2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको समीकरण नंबर 1 डाल लो। तत्समक अवयव की परिभाषा से, तत्समक अवयव की परिभाषा से, ठीक है, केस सेकंड, जब E2 तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है, तब क्या होगा, E1 E2
बराबर E2 जब तत्समक अवयव, तो E2 की वजह से E1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो E1 आ जाएगा। यहाँ E2 और E1, समीकरण नंबर 2 तत्समक अवयव की परिभाषा से, तत्समक अवयव की परिभाषा से। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखो E1 E2 बराबर E2 भी, E1 E2 बराबर E1 भी। देखो यहाँ इसका बायां पक्ष इसके बायां पक्ष के बराबर है कि नहीं है, तो ये भी इसके बराबर होगा। ठीक है, तो 1 व 2 से E1 E2 बराबर, 1 व 2 से E1 E2 बराबर E1, E2 बराबर E1। देखो यहाँ E1 E2 की वैल्यू E2 भी है, E1 E2 की वैल्यू E1 भी है, दोनों का बायां पक्ष बराबर, तो दायां पक्ष भी क्या होना चाहिए, बराबर, तो E2 बराबर E1। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि जी में तत्समक अवयव अद्वितीय है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि समूह जी में तत्समक अवयव अद्वितीय है, अद्वितीय है, एक है। जो E1 है वही E2 है, जो E2 है वही E1। ठीक है, अब सिद्ध करना किसी ग्रुप में किसी एक अवयव का प्रतिलोम अवयव एक ही होता है। जैसे ओमेगा का प्रतिलोम अवयव होता है ओमेगा स्क्वायर, है ना, तो ओमेगा का प्रतिलोम अवयव ओमेगा स्क्वायर के अलावा और दूसरा नहीं होगा, एक ही होगा। तो किसी समूह में किसी अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है, किसी समूह में किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। सिद्ध कीजिए किसी समूह में किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। क्या लिखोगे, सिद्ध कीजिए किसी समूह में, नहीं, हाँ, सिद्ध कीजिए किसी समूह में किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। सिद्ध कीजिए किसी समूह में किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। प्रतिलोम अवयव क्या होता है, तो माना G डॉट एक गुणात्मक समूह है, एक गुणात्मक समूह है। माना G डॉट एक गुणात्मक समूह है। माना G के अवयव A का प्रतिलोम अवयव A इनवर्स व A डैश हैं। हम दो प्रतिलोम अवयव मानकर चलते हैं, होता एक ही है पर मानकर चलते हैं कि दो हैं, तो अंत में पता चल जाएगा कि दोनों एक ही हैं। जो A इनवर्स है वही A डैश है, और जो A डैश है वही A इनवर्स है। ठीक है, तो माना G के अवयव A का प्रतिलोम अवयव A इनवर्स व A डैश हैं, तब प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से क्या होगा, A इंटू A इनवर्स बराबर E बराबर A इनवर्स इंटू A, जहाँ E ग्रुप G का तत्समक अवयव है, जहाँ E ग्रुप G का क्या है, तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। ठीक है, पुनः
जब ए का प्रतिलोम अवयव ए डैश है तब प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से वहाँ ऊपर क्या लिखे हैं इसके जस्ट ऊपर जी, जहाँ ई ग्रुप जी का तत्समक अवयव है। पुनः जब ए का प्रतिलोम ए डैश है तब प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से क्या होगा, ए इंटू ए डैश बराबर ए इज इक्वल टू ए डैश इंटू ए। ठीक है ना। अब देखो ये समीकरण नंबर 1 होगा, ये समीकरण नंबर 2। देखो ए इनवर्स बराबर भी ई है और ए डैश बराबर भी ई है। देखो यहाँ इसका राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है, जी सर, तो इसका लेफ्ट साइड भी इसके लेफ्ट साइड के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 1 व 2 से 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स बराबर ए इंटू ए डैश। अब देखो दोनों साइड से बाईं ओर से ए हट गया, बाईं ओर से ए हट गया, तो बाईं ओर से ए हट गया तो क्या करेंगे, बाईं ओर से ए हटाने को क्या कहेंगे, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। क्या कहेंगे, लेफ्ट कैंसलेशन, वाम निरसन नियम। तो बाईं ओर से ए हटा देते हैं तो ए इनवर्स बराबर ए डैश, यहाँ लिख दोगे बाई लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, वाम निरसन नियम से, वाम निरसन नियम से, वाम निरसन नियम से। तो ए इनवर्स बराबर ए डैश। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि किसी ग्रुप के किसी अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि किसी समूह के किसी अवयव का, किसी समूह के किसी अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। अद्वितीय प्रतिलोम अवयव प्रमाणित हुआ किसी समूह के किसी अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। प्रतिलोम क्या होता है, अद्वितीय। लिख लेते ना। अगला लिखो, सिद्ध कीजिए किसी समूह में निरसन नियम सत्य होते हैं। सिद्ध कीजिए किसी समूह में, सिद्ध कीजिए एक मिनट,